नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप प्रत्येक पार्ट ऑप्टिक्स का देख रहे हो। पिछले पार्ट में अपन ने चर्चा की थी पतले लेंस से अपवर्तन की क्रिया और लेंस सूत्र। आज अपन चर्चा करेंगे बेटा आवर्धन क्या होता है। आवर्धन के बाद में अपन चर्चा करेंगे पावर ऑफ लेंस। अगले वाले पार्ट की अपन बात करेंगे लेंसों का संयोजन। आज के वीडियो में अपन इतनी बात करेंगे, तो बेटा ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। पीछे वाले पार्ट से यदि अभी कोई समझ में नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वहाँ पर भी आप नहीं बता पा रहे हो तो प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको VS फिजिक्स पॉइंट ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे सूचित कर सकते हो कि सर मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो बेटा जुड़े रहिए VS फिजिक्स पॉइंट के साथ। प्रत्येक कदम पर आपका हितैषी, विद्यार्थी हितों में संघर्षशील VS फिजिक्स पॉइंट सदैव आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज अपन चर्चा कर रहे हैं आवर्धन क्या होता है। देखिए बेटा, जब आपने मिरर पढ़ा था उस कंडीशन में आपने आवर्धन पढ़ लिया था। यानी आवर्धन क्या होता है? बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब में जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, उसका आकार परिवर्तित हो रहा है, तो वो होता है आवर्धन। आज अपन बात कर रहे हैं लेंस से संबंधित आवर्धन। किसकी बात कर रहे हैं? लेंस से संबंधित आवर्धन की बात कर रहे हैं। तो आवर्धन होता क्या है बेटा? जनरली वे में वही मिरर वाली बात करनी है आपको। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है बेटा? परिभाषा के रूप में मैंने आपको बता रखा है, फिर बता देता हूं। बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। ध्यान रहेगा ना, बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। फॉर्मूले के रूप में आप इसे लिख सकते हो आवर्धन बराबर, ध्यान रहे बेटा, आवर्धन बराबर क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। बेटा ये मैंने आपको बता रखा है पहले कि आवर्धन को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। आवर्धन को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो कैपिटल M, यदि बिंब की ऊंचाई h है, बिंब की ऊंचाई को स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं अपन, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से डिनोट कर रहे हैं। उस कंडीशन में कैपिटल M बराबर क्या लिखोगे आप? h डैश अपॉन h। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है बेटा? आवर्धन कहलाता है। आवर्धन की एक परिभाषा मैंने आपको और बताई थी। प्रतिबिंब यानी ऊंचाई के रूप में आपने पढ़ लिया दूरी के रूप में आवर्धन की परिभाषा, दूरी के रूप में आवर्धन की परिभाषा। दूरी के रूप में आप आवर्धन को परिभाषित करते हो तो क्या करोगे? प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी का अनुपात, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी का अनुपात, तथा बिंब की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है बेटा? आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन। यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तथा बिंब की दूरी के सापेक्ष प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? आवर्धन कहलाती है। ठीक है, इसको आप यदि बिंब की दूरी है वह u है, स्मॉल u, और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो कैपिटल M बराबर क्या लिख दोगे? v अपॉन u। यह क्या हो गया? आवर्धन। अब मैंने आपको बता रखा आवर्धन का, यदि आपको मात्रक पूछे, आवर्धन का मात्रक पूछे, तो आवर्धन का मात्रक मैंने मिरर में आपको बता रखा है, वही यहाँ पर होगा। आवर्धन का मात्रक,
आवर्धन का मात्रक यहाँ से देखो दूरी का मात्रक बटा दूरी का मात्रक, यानी मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊंचाई के मात्रक से ऊंचाई का मात्रक कट जाएगा। तो आवर्धन का मात्रक क्या आएगा, मात्रकहीन है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन मात्रकहीन, और मात्रकहीन है तो इसकी विमा भी नहीं होती, यानी विमाहीन भी होगा। आवर्धन मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है, आवर्धन मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा कुछ एक विशेष फैक्ट्स है जो आवर्धन से रिलेटेड है। अपन यदि लंबाई ऊंचाई चौड़ाई के आवर्धन ज्ञात करें तो हमें कैसे प्राप्त होंगे। यदि आप क्षेत्रफल का आवर्धन ज्ञात कर रहे हो तो किस प्रकार से आवर्धन बढ़ेगा। यदि आप वॉल्यूम के आवर्धन की बात कर रहे हो तो वह किस प्रकार से बढ़ेगा। तो देखिए बेटा प्रत्येक पार्ट को आप जनरली वे में समझते रहे, हार्ड नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा। तो ये मतलब एक नंबर का क्वेश्चन बेटा यहाँ से उठाया जा सकता है। तो आपकी कम्पिटिटिव लेवल को देखते हुए प्लस 12th लेवल को देखते हुए मैंने ये पार्ट जोड़ा है यहाँ। तो देखिए बेटा आप नोट लगा के लिख भी सकते हो, नोट लगा ले और साथ साथ भी लिखते रहे। नोट में सबसे पहली बात क्या लिखोगे, यदि लंबाई का आवर्धन m है, यदि लंबाई का आवर्धन, यदि लंबाई का आवर्धन m है तो चौड़ाई और ऊंचाई का आवर्धन भी m होगा। चौड़ाई और ऊंचाई, आप गहराई भी ले सकते हो, गहराई का आवर्धन भी m होगा, भी m होगा। यानी लंबाई का आवर्धन कैपिटल M है तो ऊंचाई चौड़ाई गहराई इनका भी आवर्धन क्या होगा, m ही होगा। आप यहाँ पर मोटाई भी जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हो, मोटाई। भाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई इन सब का आवर्धन भी क्या होगा, कैपिटल M होगा। जबकि ये तो लंबाई की बात हो गई, जबकि अब यहाँ पर क्षेत्रफल दे दे, आपको क्या दे दे, क्षेत्रफल। यदि लंबाई का आवर्धन कैपिटल M है तो क्षेत्रफल का आवर्धन क्या होगा, तो क्षेत्रफल का आवर्धन होगा बेटा, यदि लंबाई का आवर्धन कैपिटल M है तो क्षेत्रफल का आवर्धन होगा m स्क्वायर। क्या होगा, क्षेत्रफल का आवर्धन m स्क्वायर होगा। इसके साथ ही साथ दे दे आपको कि आयतन, लंबाई का चौड़ाई का ऊंचाई का मोटाई का आवर्धन कैपिटल M है तो आयतन का आवर्धन क्या होगा, तो आयतन का आवर्धन, आयतन का आवर्धन, आयतन का आवर्धन होगा बेटा m क्यूब। क्या होगा, आयतन का आवर्धन m क्यूब होगा, ठीक है। अब आपको इतना ध्यान रखना है, ये तो थी क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई और आयतन से रिलेटेड आवर्धन की बात। अब अपन बात करेंगे साहब, दो लेंस हैं, दोनों लेंसों से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह आभासी सीधा भी होता है, वास्तविक उल्टा भी होता है। तो आभासी सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कैसा प्राप्त होता है, तो इसके लिए अपन बात कर ले कि आभासी और जो सीधा प्रतिबिंब है उसके लिए आवर्धन का मान कैसा होता है। तो बेटा नोट लगा के लिख देना, आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए, आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए, आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान, m का मान यानी आवर्धन का मान, m का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए, सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा बेटा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब यहीं पर आपको पूछ लिया जाए कि आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होगा, परंतु उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कैसा होगा, उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा। तो उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन के मान की बात करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान, के लिए m का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उल्टे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। तो ये प्रत्येक बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आवर्धन की बात अपन कर रहे हैं तो जो ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, उससे रिलेटेड अपन बिंब की ऊंचाई को करके बता देते हैं। देखिए ये इंपोर्टेंट बातें हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बातें हैं बेटा, इनको ध्यान रखना। यदि h डैश इज लेस देन h, यदि h डैश इज लेस देन h, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या है, बिंब की ऊंचाई। यदि h डैश इज लेस देन h
हो तो, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम हो तो जो आवर्धन है ना उसका मान 1 से छोटा होगा। आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा, आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा। दूसरी बात है एच डैश इज इक्वल एच है, यानी प्रतिबिंब कहां पर होगा, यानी वक्रता केंद्र पर होगा ना, उसी कंडीशन में एच डैश का मान एच के बराबर होगा। यदि एच डैश इज इक्वल एच हो तो आवर्धन है ना उसका मान 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तीसरी स्टेप आपको याद रखनी है एच डैश इज ग्रेटर देन एच, यानी जो बिंब है उसकी ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से ज्यादा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से ज्यादा है तो आवर्धन हो, तो आवर्धन m का जो मान होगा ना वह 1 से बड़ा होगा। m यानी आवर्धन का मान क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। ये थे बेटा मुख्य फैक्ट्स, थोड़ी सी बातें अपन ने की आवर्धन से रिलेटेड, जिनका बेटा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इसे लिख सकते हो अपनी रफ कॉपी में, और हर एक चीज को ध्यान में रखना है। भाई आवर्धन है तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जैसे प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई दे दी या आवर्धन का मान दे दिया, बिंब की ऊंचाई दे दी आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दी तो निकालना पड़ेगा। दूरी से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आवर्धन के विमा और मात्रा के बारे में आपसे चर्चा की जा सकती है। उसके बाद में आपको ये पूछा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु की लंबाई यह है और उसका प्रतिबिंब इतना बन रहा है तो उसी वस्तु के क्षेत्रफल का आवर्धन यानी उस वस्तु का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो m² हो जाएगा, आयतन में इतनी वृद्धि हो जाएगी। आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान सदैव पॉजिटिव होगा, आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान सदैव पॉजिटिव होगा। उल्टे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान सदैव नेगेटिव होगा। एच डैश इज लेस देन एच है तो आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा। एच डैश इज इक्वल एच है तो आवर्धन का मान 1 के बराबर होगा। एच डैश ग्रेटर देन एच हो तो आवर्धन का मान 1 होगा। अब बात करते हैं बेटा लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति भी आप इसे बोल सकते हो। तो बात किसके बारे में कर रहे हैं अपन? लेंस की शक्ति के बारे में कर रहे हैं कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ ले लेंस शक्ति किसे कहते हैं तो आपको आंसर कैसे देना होगा। लेंस शक्ति का फॉर्मूला किस प्रकार से पुट होता है, लेंस शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि कोई लेंस है, उस लेंस द्वारा जो उसके ऊपर आपतित हो रही है किरणें, उन किरणों को मोड़ने की क्षमता। क्या लिखोगे आप परिभाषा में? लेंस द्वारा आपतित किरणों को मोड़ने की क्षमता, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा। लेंस द्वारा आपतित किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस शक्ति या लेंस की क्षमता कहलाती है बेटा। लेंस शक्ति या लेंस की क्षमता कहलाती है। ध्यान देना बेटा, कोई लेंस है, उस लेंस द्वारा आपतित किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P से व्यक्त किया जाता है बेटा। कैसे व्यक्त करा आप? इसे P से व्यक्त किया जाता है, इसे P से डिनोट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। लेंस की शक्ति को किससे व्यक्त किया जाता है? P से व्यक्त किया जाता है। अब जैसे अपन लेंस ले, जैसे मैं ये लेंस ले रहा हूं, कौन सा लेंस है बेटा? वेरी गुड, कौन सा है? उत्तल लेंस है। ये मैंने यहाँ मुख्य अक्ष खींच दी। ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र। इधर होगा इसका C1, इन दोनों के बीच में यहाँ होगा F1, इधर होगा C2, जितनी दूरी पर C1 है यहाँ पर हो गया F। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर में डालूं, यानी आपको क्या करना है? लेंस की क्षमता का सूत्र परिकलित करना है, P का सूत्र परिकलित करना है। तो उसके लिए अपन इसका यूज करेंगे, यानी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कहां पर आ गई? M पर आ गई। ये बिंदु है M। यहां पर आने के बाद में क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, गुजर गई ना। तो यहां पर देखिए प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जानी चाहिए थी, जबकि समांतर नहीं जाके मुड़ गई।
अपने पथ से विचलित हो गई, अपवर्तनीय घटना, यानी लेंस द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता। अब लेंस इस पे किरण को मोड़ दी ना भाई, आ रही है किरण को मोड़ दी, कितना मोड़ा, अब यहाँ पर दे दीजिए आपके, इसको मोड़ दिया इसने, डेल विचलित कर दिया, इसे कितना कर दिया, डेल विचलित कर दिया। तो अब मैं लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। ये क्या है बेटा, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है। अब देखिए ये किरण इसके समांतर है ना, यहाँ पर डेल कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, डेल कोण बनेगा। क्या बनेगा, डेल कोण। अब हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए अपन इस त्रिभुज की कल्पना करते हैं बेटा। ये कल्पना क्या करनी है, त्रिभुज है ही है ना, तो क्या करोगे, त्रिभुज MOF से, ये त्रिभुज MOF है, यहाँ पर ये डेल कैसे आया बता दिया ना मैंने, समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले एकांतर कोण मान में बराबर होते हैं। यहाँ पर आप लगाओगे टेन डेल, टेन डेल बराबर क्या लिखोगे बेटा, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो यहाँ से टेन डेल बराबर क्या आएगा, लंब क्या है इसके सामने की ये भुजा OM है ना बेटा, ध्यान दें क्या है, लंब, डेल के सामने की भुजा OM है, बटा आधार क्या है, इसकी आसन भुजा OF है। अब देखिए बेटा ये जो ऊंचाई है भाई, यहाँ से आ रहा है तो किसी न किसी बिंब से आ रहा है, चलो ये मान लो बिंब है AB, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो यानी ये जो ऊंचाई है ना ये क्या होगी, H होगी। यहाँ पर आप लिख देना, चूंकि OM इज इक्वल H और OF इज इक्वल क्या है, फोकस दूरी, लिख दिया। ये मान आप यहाँ पुट करोगे तो टेन डेल बराबर क्या आएगा बेटा, H/F। टेन डेल बराबर क्या आएगा, H/F आएगा। अब टेन डेल क्या है, लेंस की क्षमता है, चूंकि टेन डेल बराबर लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को अपन किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। तो P बराबर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, H/F। अब देखिए ये H/F आ गया, जिस कंडीशन में हमें बिंब की ऊंचाई नहीं दे रखी है। अब अपन मानते हैं कि यदि बिंब की ऊंचाई H हो, यदि बिंब की ऊंचाई H तो है ही है, यदि बिंब की ऊंचाई H बराबर 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो P बराबर क्या आएगा बेटा, 1/F। क्या आएगा, P बराबर 1/F। ये आ गई लेंस की क्षमता। क्या आ गई, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति आप इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लेंस की शक्ति। यहाँ पर जो मुख्य फोकसन है इसको सदैव मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सदैव मीटर में मापा जाता है। जब अपन फोकस दूरी की बात करते हैं ना, या मुख्य यानी फोकस दूरी से आप लेंस की क्षमता निकालते हो, तो फोकस दूरी को सदैव मीटर में मापा जाता है। यहां से आप एक परिभाषा और दे सकते हो लेंस की क्षमता की। वो क्या दे सकते हो, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। क्या दे सकते हो, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। तो जनरली में आपने दो परिभाषा पढ़ी, लेंस द्वारा आपतित किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। दूसरी परिभाषा आपने इस डेरिवेशन से निकाली है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। अब इस लेंस की क्षमता तो आपने पढ़ ली, डेरिवेशन आपने पढ़ लिया, कैसे आया समझ में आया होगा बेटा। और आप वीडियो को एक बार में समझ में आया तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी रफ कॉपी और पेन का सामंजस्य बनाओगे ना, उतनी आपकी फिजिक्स परिपक्व होगी। तो अब अपन बात करते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक। किसकी बात करते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक। यहीं से हो जाएगा बेटा, कहां से हो जाएगा, यहां से। अब देखिए अभी अभी अपन ने चर्चा की है कि लेंस यानी फोकस दूरी को सदैव मीटर में मापा जाता है। नोट लगा के लिख लेना बेटा आप, फोकस दूरी को सदैव मीटर में मापा जाता है। फोकस दूरी को सदैव मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मीटर पैमाने में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। फोकस दूरी को सदैव मीटर में मापा जाता है, ठीक है। अब अपन मात्रक की बात कर रहे हैं कि P का मात्रक, P का मात्रक बराबर 1/F का मात्रक, यही तो आएगा ना। तो P का यूनिट ऑफ P यानी शक्ति का जो मात्रक होगा ना, P का मात्रक लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा ना, फोकस दूरी को किस में माप रहे हैं, मीटर में, तो 1/मीटर होगा। फोकस दूरी का मात्रक क्या होगा बेटा, 1/मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर इनवर्स। क्या होगा,
मीटर इनवर्स। और 1/मीटर को आप क्या लिखोगे, डायप्टर लिखोगे। क्या लिखोगे, डायप्टर। क्या लिखोगे, डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायप्टर। देखिए कहीं कहीं डायप्टर लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं आपको डायोप्टर लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखेगा, क्या मिलेगा, डायोप्टर। क्या मिलेगा, डायोप्टर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। इस डायोप्टर को आप कैपिटल डी से व्यक्त करते हो। किससे व्यक्त करते हो, कैपिटल डी से व्यक्त करते हो। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि फोकस दूरी को सदैव मीटर में मापा जाता है और लेंस की क्षमता को पी से व्यक्त किया जाता है। और फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया, प्रति मीटर हो गया। क्या हो गया, प्रति मीटर। 1/मीटर है, नीचे वाले हर में जो राशि है वह अंश में जाएगी तो इनवर्स में चेंज हो जाएगी। तो मीटर इनवर्स आपको इसने लिख दिया। ठीक है। ये जो मात्रक दिया था ना, उस हस्ती का नाम क्या था, डायप्टर था। तो उसकी स्मृति में मीटर इनवर्स को क्या लिख दिया, डायप्टर लिख दिया। आपने क्या लिख दिया, डायप्टर लिख दिया। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछे ना बेटा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, डायप्टर। यदि आप 1/मीटर लिखते हो तो भी सही है, मीटर इनवर्स लिखते हो तो भी सही है। तो समझ में आ गया होगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। अब एक डायप्टर की परिभाषा पढ़ते हैं अपन। एक डायप्टर किससे कहते हैं, देखिए बेटा यहीं से आपको एक डायप्टर की परिभाषा मिलेगी। एक डायोप्टर, एक डायप्टर। एक डायप्टर बराबर क्या होगा, 1/1 मीटर। क्या होगा, 1/1 मीटर। भाई लेंस की क्षमता है तो परिभाषित कैसे करोगे, ऐसे एक डायप्टर की परिभाषा हमें लिखनी है। तो एक डायप्टर की परिभाषा ऐसे लिखोगे बेटा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी बेटा, एक डायोप्टर होगी। कितनी होगी, एक डायोप्टर होगी, एक डायोप्टर होगी। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। यदि आपको एक डायोप्टर की परिभाषा पूछ ले तो क्या कहोगे कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी बेटा, एक डायोप्टर होगी। ठीक है ना, एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर। तो लिख दिया ना आप, 1D बराबर 1/1 मीटर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 मीटर इनवर्स। ठीक है ना। तो ये हो गया एक डायोप्टर की परिभाषा। क्या हो गई, एक डायोप्टर की परिभाषा। अब आपको पूछ लिया जाए कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो उसकी भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। भाई जैसे आपको उत्तल लेंस दे दिया, उसकी फोकस दूरी की आपको चर्चा करनी होगी कि उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, क्योंकि जो क्षमता है ना वह फोकस दूरी पर निर्भर करती है। और फोकस दूरी पर निर्भर करती है तो जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता धनात्मक होगी, और जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उसकी क्षमता भी कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें अपन, जैसे यहाँ पर आप नोट लगा के लिख भी सकते हो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, किस लेंस की बेटा, यस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अतः इसकी क्षमता, किसकी, उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी, भी पॉजिटिव होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो इसकी क्षमता भी सदैव धनात्मक होगी। ओके। अवतल लेंस की बात करें तो मैंने पीछे आपको जहां पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस पढ़ाया ना, वहां पर मैंने आपको बताया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव, अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव नेगेटिव होती है। अतः इसकी क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता भी नेगेटिव होगी, भी नेगेटिव होगी। अब बेटा आपको सर समझ में नहीं आया, समझ में तो यहाँ देखिए, अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्षमता भी क्या हो गई, पॉजिटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्षमता भी क्या हो गई, नेगेटिव। तो आपको इतना ध्यान रखना कि जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है ना, उस लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। उस लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब एक छोटी सी बात और है, अपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा ना,
वहां पर प्रतिबिंब की दूरी का युद्धक्रम और बिंब की दूरी के युद्धक्रम के बीच ग्राफ पूछ लिया जाता है कभी कभार 1 नंबर का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, आप दिस इंप्लाइज का चिन्ह लगा के लिख ले। यदि 1/u व 1/v के मध्य 1/u का मतलब प्रतिबिंब का युद्धक्रम, प्रतिबिंब की दूरी का युद्धक्रम, और 1/v बिंब की दूरी का युद्धक्रम। यदि 1/u व 1/v के मध्य ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ यानी आरेख खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखिए बेटा, 1/u व 1/v के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो आपको पूछ लिया जाएगा 1/u व 1/v के मध्य आरेख खींचिए, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेनी है। यहाँ पर तो बता देना 1/u और यहाँ पर बता देना 1/v, यानी एक्स एक्सिस पर तो 1/u दर्शा देना और वाई एक्सिस पर 1/v, यानी एक्स एक्सिस पर तो आप बिंब की दूरी और वाई एक्सिस पर प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर मूल बिंदु दर्शा देना और ये सीधी रेखा बता देना। यानी भाई 1/v तथा 1/u प्रतिबिंब की दूरी के युद्धक्रम तथा बिंब की दूरी के युद्धक्रम के बीच में आरेख खींचे ना, तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ये था आपका लेंस की क्षमता से रिलेटेड पार्ट। अब अपन बात करते हैं बेटा पतले लेंसों का संयोजन। ठीक है ना, जुड़े रहिए, थोड़ी सी देर की बात हो रही है, पतले लेंसों का संयोजन कंप्लीट कर लेते हैं अपन। पतले लेंसों का संयोजन क्या होता है बेटा, 2 या 2 से अधिक लेंसों का संयोजन, 2 या 2 से अधिक लेंसों का संयोजन, चाहे 2 हो चाहे लेंस अधिक हो, तो 2 या 2 से अधिक लेंसों को संपर्क में रखा जाता है ना, लेंसों को संपर्क में रखा जाए, 2 या 2 से अधिक लेंसों को संपर्क में रखा जाए, यानी टच करके रखा जाए, 2 या 2 से अधिक लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो ये एकल लेंस की भांति काम करते हैं, भांति कार्य करते हैं। तो ये एक प्रकार का संयोजन हो गया। क्या हो गया, एक प्रकार का संयोजन हो गया, यानी 2 या 2 से अधिक लेंसों को जब संपर्क में रखा जाता है, 2 या 2 से अधिक लेंसों को जब संपर्क में रखा जाता है तो वो एकल लेंस की भांति काम करते हैं। ठीक है ना, तो इन संयोजन की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, इन संयोजनों की बात कर रहे हैं। तो देखिए अपन फिलहाल बात करते हैं 2 लेंसों के संयोजन की। किसकी बात करेंगे, 2 लेंसों को ही संयोजित करते हैं, 2 लेंसों का संयोजन। अब देखिए 2 लेंसों का संयोजन आप पढ़ोगे ना, तो माना 2 लेंस है वो L1 व L2 है, माना 2 लेंस L1 व L2 है, जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 है, स्मॉल f1 व f2 है, स्मॉल f1 व f2 है। ठीक है ना, 2 लेंस ले लिए जिनकी फोकस दूरी f1 व f2 है, और दोनों लेंसों को अपन संपर्क में रखते हैं। ये लो मैं रख देता हूं, ये तो L1 है, इसकी फोकस दूरी f1 है, और इसके साथ में संपर्क में मैंने ये एक लेंस और रख दिया L2। क्या रख दिया, L2, जिसकी फोकस दूरी f2 है। अब देखिए बेटा, इनके सामने यहाँ पर बिंदु M पर बिंब रखा गया है। क्या रखा गया है, बिंदु M पर यहाँ पर बिंब रखा गया है। दोनों लेंस एकल संयोजन की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है, एकल संयोजन की भांति काम करता है। तो देखिए अपन यहाँ से बात करें ना, कि इस पर अपन जैसे प्रकाश की किरण इस बिंब से आपतित करें, तो उसका जो प्रतिबिंब बढ़ेगा ना, वह प्रतिबिंब बढ़ेगा N पर, यानी इसका जो प्रतिबिंब बढ़ेगा ना, इस प्रतिबिंब को तो ऐसे मान लो जैसे ये लेंस नहीं होता तो ऐसे सीधी जाती प्रकाश की किरण, और प्रतिबिंब कहाँ पर, ये प्रकाश की किरण जा रही है, केवल अकेला लेंस होता तो ये जाती मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे जाती ना, मैं मुख्य फोकस अपने यहाँ माने तो मुख्य फोकस से होती हुई आ रही, तो इस प्रकार से जाती। परंतु ये क्या कर रही है, जैसे यहाँ से आके प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ N पर कर लिया, और इसको अपन ने
वी डैश दे दिया। अब ये समान जाल तो यहाँ से पुनः अपवर्तित होकर ये अनंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती है। कहाँ पर? ऐसे मान लो कि पी पर बना रही है। कहाँ पर बना रही है? पी पर। तो इसकी जो यहाँ से दूरी होगी ना वो क्या होगी? वी। तो दोनों लेंसों के संयोजन से जो हमें प्राप्त हुआ ना अनंतिम प्रतिबिंब वो पी पर प्राप्त होता है। कहाँ पर होता है? पी पर प्राप्त होता है। तो अपन इसके लिए जो संयोजन की फोकस दूरी है ना वो ज्ञात करते हैं। संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे ना तो क्या करेंगे अपन? L1 लेंस से L1 लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र या लेंस सूत्र L1 लेंस के लिए लेंस सूत्र से L1 लेंस के लिए लेंस सूत्र की बात है तो इसकी फोकस दूरी हमने कितनी ली है? 1/f1 इज इक्वल 1/v डैश बाई इसका जो v डैश है 1/v डैश प्रतिबिंब की दूरी माइनस बिंब की दूरी का युग्मक्रम, इसे दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः क्या करोगे? आगे दूसरा लेंस भी है, पुनः है L2 लेंस के लिए लेंस सूत्र। दूसरे के लिए लेंस सूत्र क्या आएगा? 1/f2 इज इक्वल, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v डैश है और बिंब की दूरी क्या है? आभासी बिंब की बाकी जो काम कर रहा है v डैश है तो 1/v डैश। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यानी जो ये यहाँ पर बिंब बन रहा है ना, यह बिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब की भांति काम करेगा। कैसे काम करेगा? आभासी बिंब की भांति काम करेगा और प्रतिबिंब पी पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरणों को क्या करोगे? जोड़ोगे। भाई L1 लेंस के लिए भी आ गया और L2 लेंस के लिए भी आ गया। तो क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 यानी LHS में LHS, RHS में RHS, 1/v माइनस 1/u प्लस 1/v डैश नहीं आया तो मेरा v डैश प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। देखिए v डैश इधर 1/v डैश प्लस का है, इधर माइनस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच्चा क्या बेटा? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना? अब देखिए अपन जानते हैं, चूंकि लिख देना 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, यानी 1/v बराबर ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है लेंस सूत्र से, तो इसकी जगह मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/f बराबर आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। लघुत्तम लेओगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? f1 और f2 आ जाएगा ना बेटा। f1 f2 लघुत्तम आ गया, इधर से भाग गया तो f2 प्लस f1 1/f बराबर आ गया ना। तो यानी जो लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी होगी ना दो लेंसों के संयोजन की, वो क्या होगी? ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा f1 f2 बटा f2 प्लस f1, यानी दो लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ये आ जाएगी। दो लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या आ गई? तुल्य फोकस दूरी f बराबर f1 f2 बटा f2 प्लस f1, ये दो लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी आ गई। यदि आपको दो लेंस दे रखे हैं और लेंसों का संयोजन की तुल्य फोकस दूरी आपको ज्ञात करवाई जाए तो ये मेथड आपका रहेगा। अब देखिए बेटा 2 मिनट की बात हो रही है, अपन बात करते हैं आगे। अब देखिए बात करते हैं, यदि संयोजन में दो लेंस थे उस कंडीशन में अपने पास जो फोकस दूरी आई थी अभी यहाँ लिखा था f बराबर f1 f2 बटा f2 प्लस f1 आया था। अब यदि n लेंस संयोजित कर दिए जाए तो उन n लेंसों के संयोजन की जो फोकस दूरी आएगी वो क्या आएगी? n लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी क्या आएगी? 1/f इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, यानी जितने भी आपको लेंस दे रखे हैं प्लस ऑन डैश प्लस 1/fn आएगी बेटा। यह आएगी एन लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, एन लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी। अब यदि आपको क्षमता पूछ लेना है भाई एन लेंसों का संयोजन करें, एन लेंसों के संयोजन की जो क्षमता है वह क्या आएगी? तो एन लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता, एन लेंसों के संयोजन
की कुल क्षमता पूछ लिया आपको, तो वह क्या आएगी, यहीं से देखिए 1/f बराबर क्या आया था बेटा अपने पास p, 1/f बराबर क्या आएगा p1, 1/f2 बराबर क्या आएगा p2, 1/f3 बराबर क्या आएगा p3 प्लस 1/fn बराबर क्या आएगा pn। तो यदि n लेंसों का संयोजन आप कर रहे हो, तुल्य क्षमता आपको पूछ जाए तो p बराबर क्या लिखोगे p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस pn आ जाएगा। ठीक है, यदि सभी लेंसों को जोड़ा गया है, जब लेंसों का संयोजन होता है तो संयोजन एकल लेंस की भांति काम करता है, ऐसा हमने पढ़ा है ना, एकल लेंस की भांति काम करता है। तो उस लेंस का आवर्धन क्या होता है, एन लेंसों के संयोजन का आवर्धन यदि आपको पूछ ले, एन लेंसों के संयोजन का आवर्धन, एन लेंसों के संयोजन का आवर्धन, एन लेंसों के संयोजन का आवर्धन पूछे आपको, तो वह क्या होगा, एन लेंसों के संयोजन का आवर्धन m बराबर सभी लेंसों के आवर्धन का गुणा होगा, गुणा m2 गुणा m3 गुणा mn। जितने भी लेंस आपको दे रखे हैं ना, उन सभी लेंसों के आवर्धनों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा भाई। देखिए बेटा, जब आपको एन लेंसों के संयोजन का आवर्धन पूछे ना, तो सभी लेंसों के व्यक्तिगत आवर्धनों का गुणनफल क्या होगा, अपने पास संयोजन का आवर्धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संयोजन का आवर्धन आ जाएगा। अब देखिए, कुछ एक नोट लगा के आपको बातें नोट करनी है कि यदि जब लेंस लगाइएगा बेटा और एक एक बातें करके लिखते रहिएगा। पहली बात अपने पास आएगी कि यदि लेंस के यदि संयोजन के दोनों लेंस उत्तल है, यदि संयोजन के, पहली बात है बेटा, यदि संयोजन के दोनों लेंस, दो की बात कर रहा हूं मैं, दोनों लेंस उत्तल है, उत्तल प्रकृति के हैं, तो संयोजन की प्रकृति भी उत्तल होगी, की प्रकृति भी उत्तल होगी। यदि संयोजन के दोनों लेंस उत्तल प्रकृति के हैं, संयोजन के दोनों लेंस उत्तल प्रकृति के हैं, तो संयोजन की प्रकृति भी उत्तल होगी। अर्थात F1 इज इक्वल पॉजिटिव और F2 इज इक्वल पॉजिटिव, तो जो तुल्य आएगी ना, F जो इक्वल आएगी वह भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी संयोजन की जो फोकस दूरी होगी ना, वह भी आपको धनात्मक प्राप्त होगी। यानी पहला लेंस धनात्मक फोकस दूरी है, जिसकी L1 उत्तल लेंस है, L2 उत्तल लेंस है, दोनों लेंस उत्तल है, तो आपको संयोजन की जो तुल्य फोकस दूरी है ना, वह भी धनात्मक प्राप्त होगी, अर्थात संयोजन उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। दूसरी कंडीशन है अपने पास, दूसरी आप पढ़ोगे, यदि संयोजन के दोनों लेंस अवतल प्रकृति के हैं, दोनों लेंस अवतल प्रकृति के हैं, तो संयोजन की प्रकृति भी अवतल होगी, संयोजन की प्रकृति भी अवतल होगी, प्रकृति भी अवतल होगी। अर्थात आप पढ़ सकते हो F1 इज इक्वल नेगेटिव, F1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, और F2 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो F जो इक्विवेलेंट आएगा ना, वह भी क्या आएगा, नेगेटिव होगा। यानी संयोजन के दोनों लेंस अवतल प्रकृति के हैं, तो संयोजन की प्रकृति भी अवतल होगी, संयोजन की प्रकृति भी अवतल होगी। अब यदि आपको एक लेंस तो उत्तल दे दे, दूसरा क्या दे दे, अवतल दे दे, यानी पहला लेंस तो उत्तल दे दिया, दूसरा क्या दे दिया, अवतल दे दिया, या पहला अवतल दे दिया, दूसरा उत्तल दे दिया, उस कंडीशन में आपकी जो संयोजन है उसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए, तीसरा है यदि संयोजन में एक लेंस उत्तल व दूसरा, यदि संयोजन में एक लेंस उत्तल व दूसरा लेंस अवतल हो, तो संयोजन की प्रकृति क्या होगी, है ना। तो
हो तो संयोजन की प्रकृति क्या होगी, संयोजन की प्रकृति क्या होगी। अब बेटा यह है निर्भर करता है उन फोकस दूरियों पर। पहले अपन बात करिए जैसे इसकी जो तुल्य फोकस दूरी आएगी ना, मैं तुल्य फोकस दूरी से अपन फर्स्ट तो क्या है, पहला तो है कौन क्या है, यानी उत्तल है। फर्स्ट तो क्या है, उत्तल है। और सेकंड क्या है, अवतल है। क्या है, अवतल है। उस कंडीशन में जो फोकस दूरी आएगी ना 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2 आएगी, यानी अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक हुई तो यहाँ पर माइनस आ गया ना, तो 1/f बराबर आएगा f1 f2, भाग दोगे तो f2 माइनस f1 आ जाएगा, यानी जो तुल्य आएगी ना वह क्या आएगी, f1 f2 बटा f2 माइनस f1। अब देखिए इसी पर निर्भर करेगा आपका के संयोजन का जो प्रकृति है ना वो कैसी होगी। तो संयोजन की प्रकृति होगी आपकी यदि f2, देखिए इसमें कंडीशंस आप लगा लेना कि यदि, देखिए इसी फॉर्मूले से अपन उस संयोजन की प्रकृति देखेंगे। यदि f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 का मान f1 से बड़ा है, f2 का मान f1 से बड़ा है, तो संयोजन उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। यहाँ पर ये धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। f2 इज ग्रेटर, इस फॉर्मूले से ध्यान रखना बेटा, ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है इस फॉर्मूले में यहाँ पर देखिए f2 और f1 से बात कर रहे हैं अपन। f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 का मान इससे बड़ा है तो संयोजन उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, तो संयोजन उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, भांति कार्य करेगा। ठीक है, यदि धनात्मक मान आएगा f क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी, यानी तुल्य जो आएगी वह क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब आगे अपन बात करें कि यदि f1 इज ग्रेटर देन f2 हो, यहीं पर कर लेते हैं अपन, f1 इज ग्रेटर देन f2 हो तो संयोजन, समझ लीजिएगा f1 का मान f2 से बड़ा है तो मान क्या आएगा, ऋणात्मक, तो f क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तथा संयोजन अवतल लेंस की भांति काम करेगा, संयोजन अवतल लेंस की भांति काम करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। इसी फॉर्मूले से पुट होगा बेटा। अब लास्ट स्टेप है कि यदि दोनों इज इक्वल हो, दोनों क्या हो, इज इक्वल हो, f1 और f2 बराबर हो, f1 इज इक्वल f2 हो तो f1 और f2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर f1 माइनस f1 लिखोगे तो क्या आएगा, 0 0 आएगा, तो फोकस दूरी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी बेटा। फोकस दूरी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। फोकस दूरी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। फोकस दूरी क्या होगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जो संयोजन है ना वो एक प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। ठीक है ना, f1 इज इक्वल f2 हो तो संयोजन समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। तो ये था बेटा अपना तीनों कंडीशंस इस पर। यदि संयोजन एक लेंस उत्तल है दूसरा अवतल लेंस है तो संयोजन की प्रकृति क्या होगी। अपने पास ये जो आएगा संयोजन की तुल्य फोकस दूरी आएगी जिसमें f2 और f1 की जो कंडीशंस अप्लाई है 1, 2 और 3। यदि f2 इज ग्रेटर देन f1 है तो संयोजन उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, f1 इज ग्रेटर देन f2 है तो संयोजन अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। दोनों इक्वल है ना, दोनों बराबर है फोकस दूरियां, तो संयोजन समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। आज के पार्ट का जो लास्ट पॉइंट है कि यदि लेंस संपर्क में न रहे, लेंस आपके दो लेंस लेते दोनों संपर्क में नहीं रहे तो उनके संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। यानी जैसे दो लेंस है, जैसे ये लेंस लिया आपने L1 और दूसरा लिया L2, दोनों संपर्क में नहीं रहकर इनके बीच की दूरी d दे दी, तो अब इनकी जो तुल्य फोकस दूरी है ना वह क्या होगी। तो यहाँ पर लिखना बेटा, आप लिख लेना, यदि संयोजन की जो लेंस है ना, यदि लेंस संपर्क में न रखकर, यदि लेंस संपर्क में न रखकर d दूरी पर रखे जाए, d दूरी पर रखे जाए तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, तो संयोजन की जो तुल्य फोकस दूरी आएगी ना f, उसका मान क्या आएगा बेटा, f बराबर f1 f2 बटा f1 प्लस f2 माइनस d।
जो अंतर है ना, जो डिस्टेंस है ना, वह डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नीचे हर से घटाती जाएगी। तो ये बेटा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यदि लेंस संपर्क में न रखकर डी दूरी पर रखे जाए तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, F बराबर F1 F2 बटा F1 प्लस F2 माइनस डी। वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो देखिए बेटा आज के पाठ में अपन ने चर्चा की आवर्धन क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है और पतले लेंसों का संयोजन अपने पढ़ा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा है और यह भी उम्मीद है, यकीन है आप लोगों पर कि ये वीडियो पूरा आपके समझ में आया होगा। यदि बेटा एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और यदि कोई समस्या हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई मिलेगी, उस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाए और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप चैट के माध्यम से बता सकते हो कि सर मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस न्यूमेरिकल में दिक्कत है, इस फॉर्मूले में मुझे यहाँ प्रॉब्लम हुई है। तो हर एक समस्या का समाधान आपका सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाएगा। आज के लिए अपन इतनी बातें करेंगे, कल नए पाठ के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।